हेलो गाइस, आज से मैं एक नए मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि पिछला मांगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसे पहले से ही किसी ने एक्सप्लेन करके रखा है। तो फिर बिना किसी देरी के चलो इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को कोई आवाज लगाते हुए उससे कहता है कि डार्लिंग, ये तुम्हारे मेडिसिन लेने का समय है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जब अपनी आंखें खोल लेता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की सोल हमारी मेन वर्ल्ड से इस दुनिया में आई होती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस जगह को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। इधर उधर देखते हुए कहता है कि ये तो एंशिएंट स्टाइल, एंशिएंट कलर है, ना यहाँ पर कोई डिजिटल कैमरास है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। क्या इसका ये मतलब है कि मैं किसी और दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ? लेकिन ये क्या है, डार्लिंग मेडिसिन पी लो, ये किसी डर्टी स्कीम की तरह लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या तुम पेन हो? ये सुनने के बाद वो लड़की पूरा सदमे में चली जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक जोरदार झटका लगता है और उसके अंदर जो पहले वाला ओनर था इस बॉडी का, उसकी मेमोरीज आने लगती है। फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस और डीमंस साथ ही में एग्जिस्ट करते हैं और मेरा नाम ए है और मैं ए फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। जब मैं 13 साल का था तब एक लियन ने मुझे टेस्ट किया और ये पाया कि मेरे अंदर क्यूआई के लिए और कल्टीवेट करने के लिए जो ब्लड है उसकी काफी ज्यादा कमी है। मुझे ए फैमिली के लिए एक इंसल्ट की तरह कंसीडर किया और जो रिसोर्सेस मुझे मिलने चाहिए उन सारी रिसोर्सेस को बंद कर दिया और मुझे इस कोल्ड डिजर्टेड कोल्ड यार्ड में फेंक दिया। मैंने हर तरह से अब्यूज को सहा। ये सारी बातें याद आ जाने के बाद जो ए है उसके सर में दर्द होना बंद हो जाता है। फिर ये गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि इसने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि मैं वो डालंग बन गया हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो डालंग एक नोवेल का कैरेक्टर है जिसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके बीवी ने उसे जहर दे दिया था। फिर ये अपने मन में कहता है कि ये तो सिर्फ दिन की शुरुआत है, मैंने हर तरह की ह्यूमिलेशन से सफर किया है और एक ब्यूटीफुल वुमन मेरे साथ है। ये तो वैसे ही काल्पनिक दुनिया है जैसे कि मैं चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ। फिर हमारे उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो वही मेड है शाओशिंग, जिसे कि मेरे कजिन ने मेरे बचपन से मुझे सर्व करने के लिए चुना है और इसकी असली पहचान एक स्नेक डीमन है और हर दिन धीरे धीरे कर मेरी एनर्जी को चूसने के लिए मेरे बगल में ही छिपी थी और मेरे पास कल्टीवेट करने के लिए इनफ एनर्जी नहीं है जिसके वजह से मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता और ये कचरा बनकर रह चुका हूँ। लेकिन जब मुझे इस सब का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब मेरी बॉडी एक सूखे पौधे की तरह थी और कोई मेडिसिन मुझे नहीं बचा सकती थी और आज की रात मेरी आखिरी रात भी हो सकती है। ये सारी बातें सुनने के बाद जो ए है वो काफी डर जाता है और आगे अपने मन में कहता है कि श्योरली मैं यूं ही झंडे नहीं लगा सकता और मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता कि ये एक स्नेक डीमन है। जब मैं 13 साल का था तब से ये स्नेक डीमन मेरे अंदर से जो एनर्जी है उसे चूसे जा रही है। लेकिन मुझे ये बात माननी होगी, ये जो बॉडी है वो काफी अच्छी है। इसने 5 सालों तक जिंदा रहने के लिए मैनेज किया। लेकिन तभी हमें उस स्नेक डीमन को दिखाया जाता है जो कि जबरदस्ती हमारे मेन कैरेक्टर को दवाई पिला देती है और उसे कहती है कि ये अच्छी बात है, जल्दी से इस मेडिसिन को पी लो और जब तुम इस मेडिसिन को पूरी तरह से पी लोगे तो तुम्हें 10 बार मेरे साथ वो करना होगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी डर जाता है और कहता है कि क्या 10 बार? उसे इतना डरता हुआ देखकर वो स्नेक डीमन उससे कहती है कि क्या तुम ये सब नहीं करना चाहते? इतना कहने के बाद वो स्नेक डीमन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखने के बाद वो उससे कहता है कि प्लीज बिहेव करो, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। फिर वो स्नेक डीमन अपने हाथ को हमारे मेन कैरेक्टर की चिड़िया की तरफ लेकर जाते हुए उससे कहते हैं कि चलो जल्दी से शुरू करते हैं, मुझ में अब पेशेंस नहीं बचा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो डीमन ऑरा है उसे सेंस किया गया है, इसीलिए जो टेक्निक जनरेटिंग सिस्टम है उसे फोर्सफुली एक्टिवेट किया जा रहा है, जो कि इसे होस्ट ने एक्टिवेट नहीं किया, इसीलिए जो बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज है वो कैंसिल किया जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम का नोटिफिकेशन आने के बाद काफी खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली मेरे पास एक सिस्टम है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या फोर्सफुली एक्टिवेट हुआ है और साथ ही में मेरा जो बिगिनर्स पैकेज है वो भी कैंसिल हो गया है। तुम सिस्टम, तुम तो काफी घोटालेबाज हो, ऐसा नहीं होगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां से टेलीपोर्ट होकर उसके सिस्टम के अंदर चला जाता है, जहां पर आने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखते हुए कहता है कि आखिर मैं कहां पर हूँ, क्या ये मेरा सिस्टम है? लेकिन आखिर ये इस तरह का क्यों दिख रहा है? तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो टेक्निक जनरेटिंग सिस्टम है वो चालू हो चुका है। लेकिन हमारे ये तो उस सिस्टम को देखने के बाद पूरा हिल गया होता है और उससे कहता है कि तुम तो एक अंडे हो। सुनने के बाद वो सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो कि हमारे होस्ट ने सिस्टम के इंसल्ट किए, इसीलिए उसके जो 999 पॉइंट्स है उन्हें माइनस किया जाता है। यह हमारे होस्ट के लिए काफी छोटी पनिशमेंट है लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा है। फिर सिस्टम हमारे एक की काफी इंसल्ट करते हुए उससे कहता है कि होस्ट का नाम ए है, आइडेंटिटी वो ए फैमिली का एल्डेस्ट सन है, लेकिन वो एक बायोलॉजिकल सन है, ये अभी तक पता नहीं चला। उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो वॉरियर की लेवल 1 की है, यहाँ तक कि उनके बैकआर्ड में जो पिक्स है वो भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्पिरिचुअल रूट्स, तुम आखिर उसके काबिल कैसे होते हो? तुम्हारे जो रूट्स है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, इसलिए तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स कैसे हो सकते हैं? और जो इसने टेक्निक लर्न की है, यंग ईगल टेक ऑफ मेथड 1, ये देखने के बाद सिस्टम हंसते हुए उसे कहता है कि तुम्हें तो अपनी 9 साल की
एजुकेशन में रेडियो जिम्नास्टिक का एक सेट भी नहीं सिखाया गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद ये पूरा सदमे में चला जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम अपने होस्ट की ऐसी कैसी बेइज्जती कर सकते हो। फिर सिस्टम हमारे ऐसे कहता है कि मैं पूरी दुनिया में बेकार कचरे के लिए सबसे अच्छी सिस्टम हूँ। मैं किसी भी टेक्निक को मॉडिफाई करके हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे ऑटोमेटिकली सिखा सकता हूँ और इसीलिए मुझे आशा है कि आप यूजलेस वेस्ट टाइटल से छुटकारा पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या ऑटोमेटिकली सीख सकता हूँ, और ये काफी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या इसका ये मतलब है कि 18 पाम ऑफ डिसेंडिंग ड्रैगन डिसोलेटेड स्केटिसी प्लम वज्रा इंडेस्ट्रक्टेबल बॉडी और लड़कियों को पटाने के 13 स्टाइल्स, क्या मैं इन सारी टेक्निक को सीख सकता हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम ऐसे कहता है कि हाँ होस्ट, तुम्हें किसी भी टेक्निक को इंस्टेंटली अगर सीखना है तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, बस तुम्हें मिशंस को अनलॉक करके जो पॉइंट्स है उन्हें एक्सचेंज करना है। ये सुनने के बाद हमारे ये काफी खुश हो जाता है। फिर ये सिस्टम से कहता है कि ये अच्छी बात है, अभी मैंने जिन टेक्निकों का नाम लिया बताओ उनमें से मैं किस टेक्निक को अनलॉक कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम उन सारी टेक्निकों को उसके सामने लेकर आता है, लेकिन उनमें से किसी भी टेक्निक को अनलॉक करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है और हमारे एक के पास सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और वो पूरा सदमे में चला जाता है। फिर वो सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि लानत है, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना, एक सिस्टम के रूप में आप अपने होस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये अच्छा है। ये सुनने के बाद वो सिस्टम काफी डर जाता है और ये से कहता है कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको इविल को हराना है तो आपको एक स्वॉर्ड स्किल या फिर सनफ्लावर बाइबल को सीखना चाहिए। ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है लेकिन आप किसी तरह से इसे से ही लेंगे। ये सुनने के बाद ये अपनी चिड़िया को प्रोटेक्ट करते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, अगर मैं स्नेक डीमन की वजह से मर भी जाऊं तब भी मैं इन दोनों टेक्निकों को सीखना कभी भी नहीं चुनूंगा। अगर तुमने मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिया तो मैं तुमसे तब तक लड़ता रहूंगा जब तक हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता। ये सुनने के बाद सिस्टम कुछ देर सोचने के बाद हमारे ऐसे कहता है कि जो कि तुम उस दुनिया से इस दुनिया में पहली बार ट्रेवल करके आए हो, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा कंपनसेशन के तौर पर एक टेक्निक दी जाती है जिसका के नाम हेवनली ड्रैगन फोर्स है। हेवनली ड्रैगन फोर्स वन ऑफ द बेस्ट बुद्धिस्ट टेक्निक्स में से एक आती है जो कि डेमोनिक पावर्स को पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है। अगर आपका सामना किसी डेमन के साथ हो जाए और आप उस डेमन से काफी ज्यादा कमजोर हो तब भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी आसानी से हरा सकते हैं। ये सुनने के बाद एक कहता है कि ये टेक्निक स्पेशली डेमंस को सप्रेस करने के लिए है। ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम एक स्कैमर हो, इसी के वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तुम चाल चलोगे, इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लेकिन सिस्टम एक ही किसी भी बात के ऊपर ध्यान न देते हुए उसे कहता है कि जो होस्ट है उसने हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक को चुना है, इसलिए उस टेक्निक को होस्ट को सिखाया जा रहा है। ये सुनने के बाद ये काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि रुको रुको, मैंने अभी तक इसे चुना नहीं है। लेकिन हमारे सिस्टम से आगे कुछ कह ही पाता तभी आसमान से काफी तगड़ी ठंडर आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हमें मेन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्नेक डेमन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहती है कि यंग मास्टर, आप इस तरह से मुझसे दूर हटना बंद कर दीजिए, चलो पॉइंट पर आते हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलकर उस स्नेक डेमन के हाथ को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद स्नेक डेमन काफी हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर इसके पास अभी भी इतनी पावर कैसे है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जो हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक है वो अभी मेरे दिमाग में है। लेकिन तभी हमारे एक अंदर से उसका ठरकपन जाग जाता है और कहता है कि इसके हाथ तो काफी सॉफ्ट है। इतना कहने के बाद हमारे उस स्नेक डेमन के हाथ को जोर जोर से दबाने लगता है। ये देखने के बाद वो स्नेक डेमन एक्टिंग करते हुए हमारे ऐसे कहती है कि डार्लिंग तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा ये उससे कहता है कि कब तक तुम ऐसी एक्टिंग करती रहोगी स्नेक डेमन। ये सुनने के बाद वो स्नेक डेमन काफी हैरान हो जाती है और ऐसे कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, आखिर मैं कौन। वो स्नेक डेमन इसके आगे कुछ कह ही पाती तभी हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक डेमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस स्नेक डेमन काफी तेजी के साथ उड़कर पीछे जाकर गिर जाती है। और उस हेवनली ड्रैगन फोर्स की वजह से जो वो स्नेक डेमन है वो धीरे धीरे कर अपने असली रूप में आने लगती है और वो पूरी तरह से अपने स्नेक के फॉर्म में आ जाती है। उस स्नेक के फॉर्म में आ जाने के बाद काफी डरावनी लग रही होती है। फिर वो स्नेक डेमन हमारे ऐसे कहती है कि आखिर तुम्हारे पास एक बुद्धिस्ट टेक्निक क्या कर रही है। लेकिन हमारा ये तो उस स्नेक डेमन के असली रूप को देखने के बाद काफी डर गया होता है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम फिर से ट्रांसफॉर्म होकर उस सुंदर सी अच्छी सी कन्या में बदल सकती हो, मुझे तुमसे काफी डर लग रहा है। ये सुनने के बाद वो स्नेक डेमन हमारे ऐसे कहती है कि अच्छा तो तुम 5 सालों से अपनी स्किल्स को छुपा रहे थे, जो कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। फिर वो स्नेक डेमन अपने मुंह में काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर काफी हैरान हो जाता है। उस स्नेक डेमन को अपने ऊपर हमला करता देख ये जल्दी से हेवनली ड्रैगन फोर्स की पूरी पावर को अनलीश करता है, जिसके वजह से उसके आजू बाजू एक फॉर्मेशन बनती है और वहाँ पर एक एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन आ जाता है और साथ ही में जो मॉन्क लोग अपने ऊपर जो क्लोक पहनते हैं वो भी उसके ऊपर आ जाता है। फिर ये उस स्नेक डेमन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन छोटी सी ट्रिक से मेरे ऊपर हमला करने की। तभी वो स्नेक डेमन अपने मुंह में जो एनर्जी इकट्ठा कर ली होती है उस एनर्जी से एक के ऊपर हमला कर देता है, उस एनर्जी को अपनी तरफ
आता देख ए भी जल्दी से अपने ऊपर से उस क्लॉक को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही ये उस क्लॉक को अपने ऊपर से बाहर निकाल लेता है वैसे ही वो क्लॉक काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये उस डेमन स्नेक को अपने क्लॉक के अंदर पूरी तरह से कैद कर लेता है। फिर वो डेमन स्नेक उस क्लॉक के अंदर से कहता है कि मैं डेफिनेटली, फिर वो शांत हो जाता है। तभी वो क्लॉक को फाड़ते हुए बाहर निकलती है और ये ऐसे कहती है कि क्या तुम सोचते हो कि इस तरह की चीजें मुझे ट्रैप करके रख सकती है। लेकिन जब वो डेमन स्नेक सामने की तरफ देखती है तो उसके फटके 14 नहीं 64 हो जाती है क्योंकि ये ने अपनी हेवनली ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डेमन स्नेक के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो हमला सीधा आकर उस डेमन स्नेक को लगता है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस हमले की वजह से वो स्नेक वहीं पर नीचे गिर कर बेहोश हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद हमारा ये कहता है कि अमिताभ, लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, आखिर इस टेक्निक का इफेक्ट मेरे एटीट्यूड पर क्यों हो रहा है। तभी वहां पर सिस्टम आकर ऐसे कहता है कि स्काई ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हें इसके ब्लैक लैशेस मिले हैं और इन इफेक्ट से तुम्हें ही खुद निपटना होगा। ये सुनने के बाद ये काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है कि मैं जानता था तुम कोई ना कोई परेशानी खड़ी जरूर करोगे और मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे ये टेक्निक सिखा दो, लेकिन तुमने फोर्सफुली मुझे इस टेक्निक को दे दिया। ये सुनने के बाद वो सिस्टम काफी डरावनी तरीके से हंसते हुए अपने पास से एक खून से भरा हुआ शार्प ब्लेड बाहर निकाल लेता है और ऐसे कहता है कि रेजिस्ट करना बंद करो, ये काफी जल्दी हो जाएगा। सिस्टम को इतने डरावने तरीके से उसकी तरफ देखते हुए और उस ब्लड से सने हुए ब्लेड को देखकर हमारा एक काफी डर जाता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे करीब भी मत आना। लेकिन हमारा सिस्टम कहाँ उसकी बातें सुनता है। फिर हमें एक घर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम एक गहरी सी सांस छोड़ता है और ऐसे कहता है कि अब खत्म हो गया। और हमें एक को दिखाया जाता है जो कि काफी रो रहा होता है क्योंकि सिस्टम ने उसे पूरी तरह से गंजा कर दिया होता है और वो रोते हुए सिस्टम से कहता है कि मेरे बाल। ये सुनने के बाद सिस्टम हंसते हुए उसे कहता है कि तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ बालों के ये क्या दो ही लट है। ये सुनने के बाद ये काफी गुस्सा हो जाता है, उसे कहता है कि क्या सिर्फ एक या दो स्टैंड, तुम जरा मेरी तरफ देखो, तुमने मुझे सस्ता जॉनी सिंस बना दिया है। इसके आगे ये सिस्टम से कुछ कह ही पाता। तभी उसकी नजर वहां पर नीचे गिरे हुए डेमन स्नेक के ऊपर पड़ती है जो कि बेहोशी से जाग चुका होता है। फिर वो डेमन स्नेक एक के पास आकर उसके पैरों से रगड़ने लगता है। ये देखने के बाद सिस्टम ऐसे कहता है कि तुम्हारी जो हेवनली ड्रैगन फोर्स थी उसने कम्प्लीटली इस डेमन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, जो कि तुम्हारा लेवल काफी कम था, इसी के वजह से तुमने सिर्फ इसके अंदर से जो डेमन नेचर है उसे खत्म किया है। और अब इस डेमन स्नेक के अंदर किसी भी तरह की डेमन पावर्स नहीं है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी बुद्धा नेचर है। ये सुनने के बाद ये उस डेमन स्नेक को उठाते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। फिर वो सिस्टम ऐसे कहता है कि तुम्हारे बाल काटने की कंपनसेशन में मैं तुम्हें एक शानदार गिफ्ट दूंगा। इतना कहने के बाद वो सिस्टम अपनी एनर्जी से उस सांप के ऊपर हमला कर देता है जिसके वजह से वो सांप फिर से एक सुंदर से कन्या में बदल जाता है और स्नेक डीमन को एक ह्यूमन फॉर्म दे देता है। स्नेक डीमन को ह्यूमन फॉर्म देने के बाद वो स्नेक डीमन पूरी तरह से नंगी होती है और उस स्नेक डीमन को इस तरह से देखने की वजह से हमारे एक के नाक से खून बाहर निकलने लगता है जिसके वजह से ए वहीं पर नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद वो स्नेक डीमन जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और वो डार्लिंग डार्लिंग कहकर ए के पास जाने लगती है। ये देखने के बाद ये उसे कहता है कि वहीं पर रुको और मुझे डार्लिंग कहना बंद करो, तुम मुझे सिर्फ ए कह सकती हो। ये सुनने के बाद स्नेक डीमन उससे कहती है कि ठीक है डार्लिंग। तभी सिस्टम हमारे ऐसे कहता है कि जो न्यू मिशन है वो अपीयर हो गया है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे। ये सुनने के बाद ये उसे कहता है कि कैसा मिशन। ये सुनने के बाद सिस्टम हमारे ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। सिस्टम की ये सारी बातें सुनने के बाद एक काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी नोवेल को नहीं पढ़ा। जो दूसरे लोगों की सिस्टम होती है वो उन्हें मिशन किस बारे में है ये बताते हैं, लेकिन तुम कैसे सिस्टम हो। ये सुनने के बाद सिस्टम अपने नाक में उंगली डालते हुए उससे कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद ये उसे कहता है कि मैं इसे मना करता हूँ और पीछे से स्नेक डीमन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर डार्लिंग किसके साथ बात कर रहा है। स्नेक डीमन ये इसलिए कह रही है क्योंकि वो उस सिस्टम को देख नहीं सकती। रिफ्यूज सुनने के बाद सिस्टम उसे कहता है कि जो कि तुमने बिगिनर्स मिशन को रिफ्यूज किया है इसके वजह से तुम्हें 1000 पॉइंट्स का जुर्माना लगेगा। ये सुनने के बाद एक की पूरी अकड़ निकल जाती है और वो सिस्टम के सामने झुकते हुए उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद सिस्टम काफी खुश हो जाता है और उसे थम्स अप दिखाते हुए उसे कहता है कि तुमने बिगिनर्स के मिशन को एक्सेप्ट किया है। फिर सिस्टम ऐसे कहता है कि जैसे कि कहा होते एक जेंटलमैन पर्सन कभी भी अतीत में हुई किसी बात का बदला नहीं लेता, लेकिन तुम्हें अभी जाकर तुम्हें कजन से रिवेंज लेना होगा। अगर तुम मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड में 500 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर तुम इस मिशन में फेल होते हो तो तुम्हें 1000 पॉइंट्स का फाइन लगेगा। ये सुनने के बाद ये सिस्टम से कहता है कि ये जो मिशन तुमने मुझे दिया है वो काफी अच्छा है, मुझे जो एफी है उसकी लेवल के बारे में बताओ। ये सुनने के बाद सिस्टम उसे एफी की स्टेटस दिखाता है। वो ये फैमिली का दूसरा सबसे बड़ा बेटा होता है और वो वॉरियर के लेवल 6 पर होता है। उसकी स्पिरिचुअल रूप हर्ट ऑफ द स्वॉर्ड होती है और उसने 1000 शॉट्स टेक्निक को सीख लिया होता है। उसकी लेवल देखने के बाद जो ए है वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वॉरियर के लेवल 6 पर, वो वॉरियर के 6 लेवल पर है और मैं लेवल 1 पर हूँ, आखिर मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम उससे कहता है कि तुम चिंता मत
मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। ये सुनने के बाद ए परेशानी वाला चेहरा बनाकर हंसने लगता है, लेकिन हमारा भरोसा वाला सिस्टम उसे धक्का देते हुए उसे कहता है कि जाओ जाओ जल्दी से अपना रिवेंज ले लो। ये सब देखने के बाद ये अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। फिर ये अपनी उंगली को चटकाते हुए कहता है कि चलो उससे जाकर मिलते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें एफए का रेसिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है और उसके सामने काफी सारे एफए के नौकर होते हैं, जिन्हें देखने के बाद एक काफी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है और एफए से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज रात में तुमसे अपना पूरा बदला लूंगा। इतना कहने के बाद एफए फ्लैश की स्पीड से जाते हुए उन सारे नौकरों को पीटता जाता है। तभी उसके सामने एक नौकर आता है और अपनी तलवार निकालते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। इसके आगे वो कुछ कह नहीं पाता, तभी ये काफी तेजी के साथ आकर उसको भी पीटता है और बिजली की रफ्तार से वहां से भागते हुए उन सारे नौकरों को पीटता जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे मेन कैरेक्टर को ए बुलाने में मुझे काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि बाकी के जो उसके फैमिली मेंबर्स है उनके भी ए से नाम शुरू होते, इसके वजह से अभी से मैं हमारे मेन कैरेक्टर को शाओ कहकर पुकारूंगा। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए एफए से कहता है कि एफए आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। इतना कहने के बाद हमारा शाओ हेवनली ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए एफए के ऊपर हमला कर देता है और दूसरी तरफ से भी एफए उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि ये सब अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है और हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि कुत्ते के दरवाजे से उस एफए के रेसिडेंस में जाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद सिस्टम उससे कहता है कि शाओ जैसे मैंने इमेजिन किया था ये उससे थोड़ा सा अलग है और शाओ तुम ए फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, क्या तुम थोड़ी सी और डेयरिंग नहीं दिखा सकते। ये सुनने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि मैं तो सिर्फ लेवल 1 का वॉरियर हूँ और तुम मुझसे एक कह रहे हो कि जो वॉरियर के 60 लेवल पर है उसके दरवाजे को जाकर लात मारूं, और अगर मैं ऐसा कर दूं तो एफए को देखने से पहले यहाँ पर के जो गार्ड्स है वो मुझे मार डालेंगे। ये सुनने के बाद सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें एरोगेंट बनना होगा और इसके अलावा मैंने तुमसे कहा है ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम डरो मत। ये सुनने के बाद शाओ उससे कहता है कि अरे हाँ ऐसा है तो चलो मैं और ज्यादा एरोगेंट बनता हूँ। और पीछे जो कुत्ता है वो हमारे शाओ की हरकतें देखकर अपने मन में कहता है कि कितना हूती आदमी है। फिर हमें 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि किस तरह से छुप कर जा रहा है, आप ये देख ही सकते हैं। उसे इस तरह से हरकतें करता देख जो सिस्टम है पूरा सदमे में चला जाता है और उससे कहता है कि मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बड़े कायर हो। फिर वो दोनों एफए के रेसिडेंस के दरवाजे के सामने आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद सिस्टम हमारे शाओ से कहता है कि जो कि आप पहले से ही सामने वाले दरवाजे पर है तो क्यों ना अंदर घुसे और उन्हें मारकर बाहर कर दे। ये सुनने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं गार्डों के सामने से छिपकर सीधे एफए को हराने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। तभी हमारे शाओ के सामने एक आदमी आता है और कहता है कि ये तो यंग मास्टर शाओ है, तो आपको इतनी रात को यहाँ पर आने का कोई कारण है। उसे देखने के बाद शाओ अपने मन में कहता है कि लानत है मैं पकड़ा गया। फिर वो नौकर हमारे शाओ की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि यंग मास्टर आखिर तुम्हारे बाल कहाँ पर गए, तुम सस्ते जॉनी सीन्स क्यों लग रहे हो। उस आदमी को देखने के बाद शाओ काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि जो ओरिजिनल ओनर था इस बॉडी का, इसके पास उस आदमी की कुछ मेमोरीज है। ये एफए का हाउसकीपर एजाओ है और इस आदमी ने मुझे काफी बार बुली किया है। फिर शाओ सिस्टम से कहता है कि स्टूपिड एक, मुझे बताओ कि इस आदमी की लेवल कितनी है। ये सुनने के बाद सिस्टम उसके लेवल देखने के बाद उससे कहता है कि ये तो सिर्फ लेवल 1 का है, जाओ उसे पीटो। ये सुनने के बाद शाओ काफी खुश हो जाता है, रोते हुए एजाओ की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि एजाओ मैं ए फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर मुझे क्या चाहिए, और जहाँ तक बात रही मेरे बाल के, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसे इतना एरोगेंटली बिहेव करता देख एजाओ काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये कचरा कहेगा, ये कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे सामने टब बनने की एक्टिंग कर रहा है। फिर एजाओ हमारे शाओ से कहता है कि यंग मास्टर शाओ जरा इधर लगे हुए साइन बोर्ड को तो देखो। फिर हमें उस साइन बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि शाओ और जो डॉग्स है वो अंदर नहीं आ सकते। उस बोर्ड को देखने के बाद हमारा शाओ काफी गुस्सा हो जाता है और एक रख के तमाचा उस एजाओ के चेहरे के ऊपर दे देता है, जिसकी वजह से वो एजाओ उस दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। हमारे शाओ के पावर देखने के बाद एजाओ अपने मन में कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी शाओ उसके सीने पर पैर रखते हुए आगे जाने लगता है। तभी पीछे से एजाओ हमारे शाओ को कुछ कहने वाला होता है। तभी हमारा शाओ काफी डरावने अंदाज में उससे कहता है कि तुम ये बात मत भूलो, तुम सिर्फ ए फैमिली के एक सर्वेंट हो। तभी हमें उन नौकरों को दिखाया जाता है जो कि हमारे शाओ के ऊपर हमला करते हुए उससे कहते हैं कि इसने हाउसकीपर को इंजर किया है, जल्दी से इसे पकड़ लो। फिर हमारा शाओ काफी गुस्से में उनसे कहता है कि आखिर एफए कहाँ पर है, जल्दी से उसे बाहर आकर मुझसे मिलने के लिए कहो। तभी हमें एफए को दिखाया जाता है जो कि अपने रेसिडेंस से बाहर निकलने लगता है। बाहर आने के बाद एफए शाओ से कहता है कि तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ये कचरा आज कुछ अलग क्यों लग रहा है। फिर एफए हमारे शाओ का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि ब्रदर आखिर तुम्हारे बाल कहाँ पर गए। ये सुनने के बाद शाओ उससे कहता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और आज मैं तुमसे मेरा जो कोई भी हिसाब किताब है उसे सेटल करने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद एफए को 440 वोल्ट का झटका लगता है और अपने मन में कहता है कि क्या इसे सब कुछ पता चल गया। फिर एफए हमारे शाओ से कहता है कि आप देख सकते हैं ये बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, चलो हम अंदर जाकर बात करते हैं। एक
कैसा रहेगा। लेकिन तभी हमारा शाओ उसके गालों पर एक खींचकर तमाचा लगाता है। इसके वजह से एफए काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में शाओ से कहता है कि शाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ये सुनने के बाद हमारा शाओ उसके गालों पे चाटो पे चाटे लगाना शुरू कर देता है और एफए को मारते हुए वो कहता है कि मैं इस ए फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और शाओ हमारे सिस्टम की तरफ दिखते हुए उससे कहता है कि ये कैसा है, क्या इतना बोल्ड होना काफी है। यह सुनने के बाद हमारा सिस्टम अपने सर को हिलाते हुए उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप और भी ज्यादा बोल्डर हो सकते हैं। ये सुनने के बाद और भी ज्यादा बोल्डर हो जाता है और ये फिर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पूरा नाम लेने की और तुम मुझे यंग मास्टर कहो। इतना कहने के बाद शाओ काफी जोरदार मुक्का एफए के ऊपर मारता है, जिसके वजह से एफए टप्पा मारते हुए पीछे चला जाता है और उस मुक्के के प्रेशर की वजह से वहां पर जितने भी नौकर होते वो भी उड़ उड़ कर कहीं दूर जाकर गिरने लगते हैं और जो बचे हुए नौकर होते वो इधर उधर भागते हुए कहते हैं कि हम इसे हरा नहीं सकते, जल्दी से यहाँ से भागो। फिर हमें एफए को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑरा को रिलीज करते हुए काफी गुस्से में शाओ से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मारने की और तुम ही हो जिसने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया है और आज मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहने के बाद एफए अपने हाथों में अपनी तलवार को बुला लेता है और अपनी तलवार की मदद से काफी पावरफुल एनर्जी की स्लैश हमारे शाओ के ऊपर मार देता है। उस पावरफुल स्लैश को देखने के बाद सिस्टम हमारे शाओ के पास आकर उससे कहता है कि इस स्लैश के अंदर 6th लेवल वाले वॉरियर के पूरी पावर है और बच्चे तुम ऐसा लगता है कि तुम दूल बनने वाले हो। ये सुनने के बाद शाओ के फटके 14 हो जाते हैं और चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है कि तुम भरोसे वाले सिस्टम कहीं के, आप इस समय भी ऐसी बकवास बातें कर रहे हो, जल्दी से कोई रास्ता ढूंढो और मेरी मदद करो। ये सुनने के बाद सिस्टम हमारे शाओ से कहता है कि कोइंसिडेंटली मेरे पास एक शॉर्ट टेक्निक है जो कि इस आदमी को काफी आसानी से हरा सकती है, लेकिन तुम्हें उस टेक्निक को सीखने के लिए 500 पॉइंट्स देने की जरूरत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं उस टेक्निक को आपको सिखा दूं? ये सुनने के बाद शाओ उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मुझे पता था तुम कमी ने कही कि एक तुम्हारे पास कोई ना कोई एविल स्कीम जरूर होगी और हमें उस शॉर्ट स्लैश को दिखाया जाता है जो कि हमारे शाओ को लग भी गई होती है और हमारा शाओ दूल बनने से पहले उस सिस्टम से कहता है कि जल्दी करो नहीं तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। ये सुनने के बाद सिस्टम उससे कहता है कि अब तुम्हें पता चला ना कि जो पॉइंट्स है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कहने के बाद वो सिस्टम हमारे शाओ को एक शॉर्ट टेक्निक सिखाता है जो कि किसी की भी जो शॉर्ट एनर्जी है उसे डिवोर कर सकती है। उस टेक्निक का नाम होता है शॉर्ट डिवोर्निंग टेक्निक। उस टेक्निक को सीख जाने के बाद हमारा जो शाओ है वो काफी आसानी से उस शॉर्ट स्लैश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो सिस्टम हमें उस टेक्निक के बारे में बताया जाता है। वो शॉर्ट डिवोर्निंग टेक्निक किसी भी तरह की शॉर्ट एनर्जी को डिवोर कर सकती है। अगर तुमसे कोई एक रिलम हायर भी होगा तब भी आप उसकी शॉर्ट एनर्जी को अपने अंदर काफी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो या फिर किसी को लूट रहे हो तब आपको ये काफी ज्यादा काम में आएगी। और हमें शाओ को दिखाया जाता है जिसने की एफए की पूरी शॉर्ट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वो एफए से कहता है कि क्या बस इतना ही था। ये सब देखने के बाद एफए पूरा सदमे में चला जाता है और शाओ से कहता है कि क्या तुम शॉर्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो? इसका ये मतलब है कि तुम कब से अपने पावर को छुपा रहे थे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ? इतना कहने के बाद एफए अपने पास एक टोकन को बाहर निकाल लेता है और उस टोकन को वहीं पर तोड़ देता है, जिसके वजह से उस टोकन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो एनर्जी एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड की शेप ले लेती है। इतनी बड़ी स्वॉर्ड को तैयार करने के बाद जो एफए है वो शाओ से कहता है कि पिछली बार तो तुम लकी थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। ये सुनने के बाद शाओ मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम अभी तक इतने भी अच्छे नहीं हो कि तुम मुझे हरा पाओ। और इस एपिसोड की शुरुआत में एफए उस एनर्जी से बनी हुई तलवार से शाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शाओ उस एनर्जी की तलवार को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखने के बाद एफए काफी हैरान हो जाता है। फिर शाओ अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए एफए से कहता है कि तुमने इन 5 सालों में मेरे खिलाफ काफी साजिशें की है, लेकिन आज मैं उन सारी साजिशों का तुमसे बदला लूंगा। इतना कहने के बाद एफए के ऊपर हमला कर देता है। उसके ऊपर हमला करने के बाद शाओ मुड़कर वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि एक रियल मैन कभी भी उसके पीछे जो ब्लास्ट होने वाला है उसे मुड़कर नहीं देखता। इतना कहने से ही जो एफए है वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और एफए का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें एफए फैमिली के लीडर के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी लीडर के पास जाकर उनसे कहता है कि ये काफी बुरा हुआ। उस आदमी को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर जो ए फैमिली के लीडर है वो उसे कहते हैं कि आखिर तुम क्यों चिल्ला रहे हो। फिर वो आदमी लीडर के सामने झुकते हुए उनसे कहता है कि यहाँ पर काफी कुछ बड़ा हुआ है जो यंग मास्टर शाओ है। ये सुनने के बाद वो लीडर काफी हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, क्या उसे पैसों की जरूरत है या फिर लड़कियों की। ये सुनने के बाद वो आदमी लीडर से कहता है कि जो यंग मास्टर शाओ है उन्होंने एफी का जो रेसिडेंस है उसे धमाका करके उड़ा दिया। ये सुनने के बाद वो लीडर उससे कहते हैं कि बस इतना ही हुआ है, मुझे लगा कि कुछ ज्यादा हो गया है, ये तो सिर्फ एफी का रेसिडेंस है उसे उड़ा दिया है। लेकिन तभी वो लीडर काफी हैरान हो जाते हैं और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उससे कहते हैं कि क्या तुमने अभी क्या कहा, जो शाओ है उसने एफी का जो रेसिडेंस है उसे उड़ा दिया। ये सुनने के बाद वो आदमी लीडर से कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। फिर वो लीडर उस आदमी से कहते हैं कि आखिर उसने उस घर को कैसे उड़ाया, क्या उसने किसी फायर बॉम्ब या फिर किसी इलेक्ट्रिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद वो आदमी लीडर से कहता है कि ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, जो यंग मास्टर एफी है वो तो
फट गए हैं। लेकिन लीडर उसके बातों पे ध्यान न देते हुए उसे कहते हैं कि अगर उसने इन दोनों में से किसी भी आइटम का इस्तेमाल नहीं किया तो आखिर उसने ये सब किया कैसे। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि वो फिर से कुछ कर सकता है क्या। इतना कहने के बाद वो लीडर काफी तेजी के साथ उस आदमी को पकड़कर वहां से लेकर जाने लगते और उससे कहते हैं कि चलो हम जाकर देखते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि वहां पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। नहीं शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। वो एफी के साथ लड़ाई करने के बाद अपने घर वापस आए और सिस्टम के अंदर जाकर उससे लड़ने लगा। फिर हमें सिस्टम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सिस्टम हमारे शाओ से कहता है कि तुमने मुझसे 500 पॉइंट उधार लिए, अगर हम इसके अंदर इंटरेस्ट जोड़े तो 2000 पॉइंट्स बनते हैं और मिशन कंप्लीट करने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड में 500 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर मैं 500 पॉइंट्स को उन 2000 में से कट कर दूं तो तुम्हारे ऊपर अभी भी 1500 पॉइंट्स का कर्जा है। ये सुनने के बाद शाओ काफी गुस्सा हो जाता है। सिस्टम को मारते हुए उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम तो काफी ज्यादा ब्याज मुझ पर लगा रहे हो। ये सुनने के बाद सिस्टम उससे कहता है कि इसके बारे में इतना भी हंगामा मत करो, ये तो सिर्फ 1500 पॉइंट है। अगर तुमने 2 मिशन को भी कंप्लीट कर दिया तो तुम इसे आसानी से चुका सकते हो। ये सुनने के बाद शाओ उसे मेगल फिंडल दिखाते हुए अजीब तरह से हंसने लगता है। ये देखने के बाद सिस्टम कुछ समझ नहीं पाता। फिर सिस्टम उसके सामने एक मिशन को लाते हुए उसे कहता है कि हम मान लेंगे कि तुमने एक मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर हमें उस मिशन के बारे में बताया जाता है अगर आप नंबर 1 वॉरियर नहीं बनना चाहते तो आप इतने घमंडी नहीं है, सिर्फ आपको फैमिली फाइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को अचीव करना होगा और अगर आप इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको 2000 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आप फेल होते हैं तो आपके 3000 पॉइंट्स को माइनस किया जाएगा और अगर आपने हर एक को एक ही ब्लो में हरा दिया तो आपको 3000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये देखने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि रुको मुझे कैलकुलेट करने दो, जो कोई भी इस फैमिली फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है वो 25 साल से कम का है और इस ए फैमिली में 2 यंग पीपल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एजियो और दूसरा एक युंगियान, दोनों ही क्यूआई के लेवल 3 पर है और उन दोनों को ए फैमिली के न्यू जनरेशन में इनक्रेडिबल पेयर कहा जाता है। और वहाँ पर एशियन और एओ नाम के और 2 पर्सन है जिनकी की लेवल क्यूआई के लेवल 1 पर है और अभी भी 10 लोग बचे हैं जो कि वॉरियर के लेवल 10 पर आते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वॉरियर के बाद जो नेक्स्ट रियलम आता है वो क्यूआई रियलम आता है। और शाओ आगे कहता है कि इन लोगों को सिर्फ एक ही ब्लो में हराना। इतना कहने के बाद शाओ फिर से उस सिस्टम को मारते हुए उससे कहता है कि तुम पागल अंडे कहीं के, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इतना जल्दी मरूं। शाओ के 2 बार मारने की वजह से जो सिस्टम है उसके सर के ऊपर और 2 अंडे आ जाते हैं, जिसके वजह से सिस्टम रोते हुए शाओ से कहता है कि अरे तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और जरा तुम अपने लेवल को चेक करो। इतना कहने के बाद सिस्टम उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो लेकर आता है। अब वो वॉरियर के लेवल 3 पर हो गया है। अपने लेवल को देखने के बाद शाओ काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो लेवल 3 पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन एक मिनट रुको, जो शॉर्ट डिवॉर्मिंग टेक्निक है वो मुझसे एक लेवल ऊपर वाले आदमी को भी काफी आसानी से हरा सकती है। इसका ये मतलब है कि जो एक जो है उसे हराने का मुझे एक मौका जरूर मिलेगा। वो ये सब सिस्टम के अंदर देख रहा होता है, तभी उसके दरवाजे के ऊपर कोई लात मार देता है जिसकी वजह से जो शाओ है वो सिस्टम से बाहर आ जाता है और उस दरवाजे के ऊपर लात मारने वाले वो लीडर होते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटे। और जैसे उस लीडर की नजर हमारे शाओ के ऊपर पड़ती है वैसे वो रोते हुए उसकी तरफ भागने लगते हैं। उससे कहते हैं कि मेरे बेटे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद शाओ उनसे कहते हैं कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं अभी तक मारा नहीं हूँ। फिर वो लीडर शाओ के पास आकर उससे कहती है कि बेटे तुम्हारे बालों को क्या हुआ। ये सुनने के बाद शाओ काफी गुस्सा हो जाता है और उनसे कहती है कि बाल बाल बाल, आखिर आप मेरे बालों के पीछे क्यों पड़े हैं। ये सुनने के बाद वो लीडर शाओ को कसकर गले लगाते हैं और रोते हुए उससे कहते हैं कि तुम डेफिनेटली मेरे ही बच्चे हो। लीडर को इस तरह से हरकतें करते देख शाओ काफी परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वो लीडर अपने सर के ऊपर से अपने विक को बाहर निकालते हुए शाओ से कहते हैं कि हमारे ब्लड लाइन की किस्मत में ही है गंजा होना। अपने गंजे बाप को देखने के बाद शाओ उन्हें डिसलाइक करने लगता है और धीमे आवाज में उनसे कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। फिर लीडर अपने विक को वापस रखते हुए शाओ से कहते हैं कि बेटे मैंने ये सुना कि तुमने एफी को उड़ा दिया। ये सुनने के बाद शाओ लीडर से कहता है कि फादर मुझे इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताना है। इतना कहने के बाद शाओ उन्हें इन 5 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो बताने लगती है, जिसके वजह से जो लीडर है उनके गुस्से का पारा काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और आखिर में उनके गुस्से का पारा टूट ही जाता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कल्टीवेट करने के लिए बहुत कमजोर है तो मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। तो ये सब एफी की वजह से था। जो एफी के फादर है वो ए फैमिली के रूल्स इन्फोर्समेंट का एक मेंबर है। मुझे लगता है कि ये उसकी एक साजिश है जिसका मतलब सिर्फ हमें निशाना बनाना है। फिर वो लीडर अपने गुस्से को शांत करते हुए शाओ से कहते हैं कि बेटा तुमने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। हालांकि मैं तुम्हारा पिता इस ए फैमिली का लीडर हूँ, लेकिन मैं ए फैमिली के लिए सब कुछ तय नहीं कर सकता। हमारे एंसेस्टर से लेकर हर एक लीडर को ए फैमिली के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और इसी के वजह से मुझे तुम्हें इस डिसोलिट एरिया में रखना पड़ा। और एक्चुअली में ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने का भी एक रास्ता था, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इससे तुम्हें और भी बदतर जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद शाओ उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। और जैसे ही शाओ अपने हाथ को उसके फादर के कंधे पर लगता है वैसे उनको पता चलता है कि जो शाओ है वो फिर से कल्टीवेट कर सकता है। दिखने के बाद लीडर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और
शाओ से कहती है कि क्या तुमने अपने लेवल को फिर से पा लिया। ये सुनने के बाद शाओ लीडर से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तुम अपनी स्क्रीन को एक्सपोज मत करो ताकि तुम पर कोई भी मुसीबत ना आए। ये सुनने के बाद वो लीडर शाओ से कहते हैं कि तुमने मुझे कुछ गलत समझ लिया। ये सुनने के बाद शाओ कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो लीडर चिल्लाते हुए शाओ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस ए रेसिडेंस में जितना एरोगेंट बन सकते हो उतना बनो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जितना एरोगेंट बनोगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। तुम ए फैमिली के जितने भी इंजीनियर्स है उन्हें कुत्ते की तरह पीटते जाओ और जितने भी एल्डर्स है उनसे तुम आगे बढ़ो। ये सुनने के बाद शाओ पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। फिर शाओ सिस्टम से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरे जो पिताजी है वो भी किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं। ये वैसे काम नहीं करते जैसे कि लोग इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये सुनने के बाद सिस्टम अपने नाक को रगड़ने लगता है जो कि है ही नहीं और शाओ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अकेले ऐसे पर्सन हो जो कि दूसरी दुनिया से इस दुनिया में ट्रेवल करके आए हो। बिना नाक के भी अपने आप को रगड़ता हुआ देखकर शाओ काफी गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि स्टूपिड अंडे कहीं के, तुम अपना नाक रगड़ क्यों रहे हो जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। फिर वो लीडर शाओ से कहते हैं कि जो कि तुम अब कल्टीवेट कर सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो लीडर अपने पास एक स्टोरेज रिंग को निकाल कर शाओ को देते हैं और उस रिंग को शाओ को देते हुए उसे कहते हैं कि इस रिंग के अंदर जो चीजें है वो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें काम आएंगी और इस रिंग के अंदर जितने भी चीजें है उन सारी चीजों को मैंने एक जगह पर इकट्ठा किया है। उस स्पेस रिंग को देखने के बाद जो सिस्टम और जो शाओ है वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और शाओ उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या है। इतना कहने के बाद शाओ जब उस स्टोरेज रिंग से चीजों को बाहर निकालता है तो उसके अंदर से काफी अजीब अजीब तरह की चीजें बाहर निकलती है जिन चीजों को देखकर वो लीडर काफी शर्माने लगता है और काफी हैरान हो जाता है। उन सारी चीजों को देखने के बाद वो लीडर काफी हड़बड़ा जाता है और उन चीजों को रखते हुए शाओ से कहता है कि स्टोरेज रिंग में तुम्हें देने से पहले इन सारी चीजों को बाहर निकालना भूल गया। और शाओ उन सारी चीजों को देखने के बाद लीडर से कहता है कि आपको तो हर चीज का स्वाद बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद वो लीडर हंसते हुए शाओ से कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, खास बात यह है कि इसके अंदर काफी कीमती खजाना है, बस तुम्हें जल्दी करनी होगी और उन सभी का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना होगा और जो फैमिली फाइटिंग कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर काफी अच्छे से परफॉर्म करना है। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद शाओ पूरा सदमे में चला जाता है और उनसे कहता है कि हाँ जरूर, मैं जरूर कोशिश करूंगा। तभी शाओ के घर के दरवाजे के ऊपर कोई हमला करते हुए शाओ से कहता है कि शाओ तुमने मेरे भाई को मारा है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सुअरों को खिला दूंगा। अपनी दीवार को इस तरह से टूटता देख शाओ काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी शाओ पीछे मुड़कर लीडर से कहता है कि पिताजी जरा देखो, लेकिन लीडर वहां से कब के गायब हो चुके होते, जिन्हें देखने के बाद शाओ कहता है कि आखिर वो कहाँ चले गए। फिर वो लीडर माइंड टू माइंड बात करते हुए शाओ से कहते हैं कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और तुम जो टीनेजर्स हो तुम्हारा मैटर तुम्हें खुद ही सॉल्व करना होगा। और वैसे ये जो ए1 है वो ग्रैंड एल्डर का सबसे अच्छा स्टूडेंट है और उसके घर का जो बेड है वो काफी कंफर्टेबल और काफी बड़ा है। फिर ए1 शाओ से कहता है कि मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तभी शाओ और सिस्टम काफी डरावनी नजर से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो बेड है वो काफी बड़ा और काफी कंफर्टेबल है। उनकी इतनी अजीब सी हरकतें देखकर ए1 को समझ नहीं पाता, लेकिन तभी शाओ अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए काफी तेजी के साथ ए1 के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। शाओ को अपने ऊपर हमला करता देख ए1 मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है। इतना कहने के बाद वो भी काफी तेजी के साथ शाओ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और अपने दोनों वेपन से शाओ के ऊपर हमला कर देता है। और इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर ए1 हमारे शाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शाओ नीचे झुकते हुए उसके हमले से काफी आसानी से बच जाता है और अपने पैर से शाओ के पैर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से शाओ डिसबैलेंस होता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शाओ काफी तेजी के साथ जाकर उसे एक लात मारता है, जिसकी वजह से ए1 के मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और वो काफी तेजी के साथ उस दीवार को तोड़ते हुए काफी दूर आकर गिरता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर शाओ उसके पास आकर उससे कहता है कि फाइट खत्म हो गई। तभी शाओ के पीछे से स्नेक डीमन आते हुए उससे कहते हैं कि डार्लिंग क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद शाओ उससे कहता है कि किंग मैं ठीक हूँ। तभी शाओ की नजर ए1 के बालों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखने के बाद वो कहता है कि इतने बड़े बाल जो कि कंधे से नीचे जा रहे हैं। कहने के बाद शाओ एक डरावनी हंसते हुए उसी खून से सने हुए शार्प ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैंने अभी एक अमेजिंग चीज को सोचा है। इतना कहने के बाद शाओ काफी डरावने अंदाज में उसके बालों को काटने लगता है, जिसे देखने के बाद किंग भी काफी हैरान हो गई होती है। फिर शाओ ए1 को बालों को निकालकर उसे एक विग बनाकर अपने ऊपर पहन लेता है। उस विग को पहनने के बाद वो कहता है कि पहली बार इसे पहनने पर काफी अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कर इसकी मुझे आदत हो जाएगी। फिर शाओ वहां से जाते हुए ए1 से कहता है कि मुझे बाल गिफ्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ए1 काफी गुस्से में उसे गालियां दे रहा होता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें ए1 का रेसिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ ए1 का नाम बदलकर अपना नाम लगा देता है। फिर सिस्टम शाओ से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। ये सुनने के बाद शाओ उसे कहता है कि हाँ मेरे पास प्लान है। ये सुनने के बाद सिस्टम उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम अपने फैमिली के कुछ और लोगों को ढूंढोगे और उन्हें पीटोगे। ये सुनने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि
तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं यहाँ से बाहर जाकर जो सिटी है उसे देखना चाहता हूँ। मैं काफी समय से इस कुत्ते के घर में हूँ, मुझे अब बाहर जाना है। ये सुनने के बाद सिस्टम शाव से कहता है कि मुझे शायद पता चल गया कि आखिर तुम मेरे होस्ट क्यों बन गए हो। तुम सच में एक कचरा हो। फिर हमें अगले दिन लीजाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा शव उस सिटी में घूम रहा होता है और घूमते हुए कहता है कि ये जो लीजाओ सिटी है वो काफी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मुझे वो सब कुछ करना होगा जो कि मैंने इन सालों में मिस किया है। तभी हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद शव सिस्टम से कहता है कि मुझे पता है कि आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे होंगे कि ये तो ये फैमिली का कचरा है, आखिर वो बाहर क्या कर रहा है। लेकिन वो लड़कियां तो कुछ और ही बातें कर रही होती है। उनमें से एक लड़की कहती है कि ये देखो ये तो शव है। फिर दूसरी लड़की उस लड़की से कहती है कि मैंने सुना है कि वो लगातार 5 सालों तक एक रात में 10 बार ऐसा कर सकता है। मैं सचमुच उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद शव काफी हैरान हो जाता है और सिस्टम से कहता है कि हे अंडे, आखिर वो लोग स्क्रिप्ट को क्यों फॉलो नहीं कर रहे। ये सुनने के बाद सिस्टम शव से कहता है कि ए अजीब है, अभी तक तो किसी विलन को आकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी कर देनी चाहिए थी। रुको मुझे देखने दो, शायद मुझे गलत स्क्रिप्ट मिल गई है। ये सुनने के बाद शव सिस्टम से कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्क्रिप्ट भी है, चलो मुझे जल्दी से दिखाओ। ये सुनने के बाद सिस्टम शव से कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। जो मैं देख रहा था वो तो सिर्फ रोमन फिक्शन है जिसे मैंने खुद लिखा था। ये बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा। फिर वो सिस्टम उस स्क्रिप्ट को ट्रैश बिन में डाल देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी उनके पीछे से कोई आकर अपने ऑरा को रिलीज करता है। जैसे ही शव को ये पता चलता है वैसे शव पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर कौन है। तभी हमें वहां पर से एक आदमी को आता हुआ दिखाया जाता है जो कि हमारे शव के पास आकर उससे कहता है कि अरे तुम तो ए फैमिली का कचरा हो, तुम बाहर क्या कर रहे हो। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है, वो वांग फैमिली का वो होता है। आखिर ये फैमिली का कचरा यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद शव काफी अजीब तरह से सिस्टम की तरफ देखने लगता है। उसे अपने तरफ इस तरह से देखता देख सिस्टम काफी घबरा जाता है और हंसते हुए शव से कहता है कि इसका मेरे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वेंगू काफी तेजी के साथ क्विंग के पीछे आ जाता है और शव से कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी नौकरानी है। ये सुनने के बाद क्विंग काफी हैरान हो जाती है। फिर वेंगू क्विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तो दिखने में काफी अच्छी हो, अब से तुम मेरी हो। इतना कहने के बाद वांगू काफी तेजी के साथ क्विंग के जो 2 बड़े बड़े अरमान होते हैं उसे छूने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। वांगू को अपनी तरफ आता देख क्विंग सिर्फ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। तभी हमारा शव काफी तेजी के साथ आकर वांगू को हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम उसे छूना चाहते हो, जरा मेरे हाथ की तरफ देखो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद वैंग शाव से कहता है कि तुम्हारी तो। तभी शाव काफी तेजी के साथ वैंगू के हाथ को मरोड़कर उसे वहीं पर तोड़ देता है, जिसके वजह से वैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा हाथ। ये सुनने के बाद शाव अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए वैंगू से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी ये सिखाया नहीं है कि तुम्हें उन लोगों से कभी चिढ़ना नहीं चाहिए जो पहले तो कायर लगते हैं लेकिन बाद में अचानक से बदल जाते हैं। इतना कहने के बाद शाव वैंगू के मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिसके वजह से वैंग वहीं पर नीचे बैठकर उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। ये देखने के बाद वैंगू की जो नौकरानियां होती है वो काफी हैरान हो जाती है और शाव से कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनने के बाद शाव, मैं रिसेंटली यहाँ पर आया हूँ और मुझे कुछ मेट्स की जरूरत है और अभी से मैं तुम्हारा नया यंग मास्टर हूँ। तभी पीछे से वैंग खड़ा होते हुए शाव से कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा। उसे खड़ा होता हुआ देखकर शाव काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कितनी जोर से मुक्का पड़ने के बाद भी वो खड़ा हो रहा है। फिर वैंग चिल्लाते हुए शाव से कहता है कि 3 दिन में मैं तुम्हारे पिता को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और मुझसे माफी मंगवाऊंगा। ये सुनने के बाद शाव मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि वांगू, तुम्हारे जो वैंग फैमिली और हमारी जो ए फैमिली है वो सेम लेवल पर है। आखिर तुम्हें ये सब कहने के लिए कॉन्फिडेंस किसने दिया। ये सुनने के बाद वैंग अपने पास से किसी टोकन को निकालते हुए शाव को दे देता है और उससे कहता है कि जरा इसको देखो। उस टोकन को देखने के बाद शाव काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो सिटी लॉर्ड का टोकन है। ये सुनने के बाद वो हंसते हुए शाव से कहता है कि मेरे जो पिताजी है वो नए लीजाओ सिटी के मेयर बन चुके हैं और शाव तुम अब मुझे ये मत बताना कि मैं यहाँ पर बिना किसी रीजन के तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए आया हूँ। मैं वो इतना भी गधा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। मैं अब तुम्हें घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो पिताजी है इसके आगे वो कुछ कह ही पाता। तभी शाह उसके मुंह पर तमाचा मारते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम अब क्या प्रिटेंड कर रहे हो। इतना कहने के बाद शाह को चाटे पे चाटे लगाते हुए उसे कहता है कि क्या होगा अगर वो सिटी लॉर्ड है तो। क्या सिटी लॉर्ड होना इतना भी इम्प्रेसिव है। इतना मार खाने के बावजूद वो को अकल नहीं आती और वो शाह से कहता है कि तुम्हारी तो। तभी शाह उसके गर्दन को पकड़ लेता और उससे कहता है कि जो कि मैं पहले से तुम्हारे ऊपर नाराज हूँ तो फिर मैं तुम्हें इतने आसानी से तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं तो अभी तुम्हारे साथ जी भर कर खिलवाड़ करूंगा। और इतना कहने के साथ ही हमें शाव के पीछे आधे डीमन और आधे बुद्धा की एक इमेज को दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। ये सुनने के बाद जो वो है वो काफी डर जाता है और थर-थर कांपने लगता है। फिर शाव उसे कहता है कि तुम ये बात याद रखना कि तुम मरने के बाद फिर से फैंटेसी वर्ल्ड में रिकार्नेट ना हो और तुम एक मिलिट्री बेस्ड वर्ल्ड को ढूंढो जहाँ पर तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रह सकते हो। और अभी वो के नजरों में जो शाव है वो एक डेविल की तरह लग रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर कोई तेजी के साथ आते हुए शाव से कहता है कि हमारे मास्टर को बिल्कुल भी हार्म मत करना। यह आवाज सुनने के बाद शाव काफी हैरान हो जाता है और वो
उसकी जो गर्दन है उसे वहीं पर छोड़ देता है। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि वो और शाओ के बीचों बीच में लैंड होते हैं। वो दोनों बूढ़े आदमी हमारे शाओ से कहते हैं कि शाओ क्या तुम वांग फैमिली को अपना एनिमी बनाना चाहते हो। उन दोनों को देखने के बाद सिस्टम शाओ से कहता है कि वो दोनों बंदे क्यूआई के लेवल 5 पर है। ये सुनने के बाद शाओ काफी हैरान हो जाता है। फिर वो शाओ से कहता है कि जो वांग फैमिली के इंग यांग एल्डर है वो यहाँ पर आ चुके हैं, चलो देखते हैं कि आखिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो। अगर अभी तुम मेरे सामने घुटने टेक देते हो और मुझसे जिंदगी की भीख मांगते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और तुम्हारे बगल में जो लड़की है मैं चाहता हूँ कि उसे बेहद दुख का सामना करना पड़े और वैशाल्य में भेज दिया जाए। और ऐसा कहते कहते वो शाओ के काफी करीब आ जाता है और उससे कहता है कि वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारी जो मदर है उसे कुछ सालों पहले हमारे वांग फैमिली के एक ही पर्सन ने मारा था। ये सुनने के बाद शाओ का जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और साथ ही में सिस्टम भी काफी गुस्सा हो जाता है और शाओ को टेम्पररी 2 मिशन देता है। उनमें से पहला मिशन होता है कि सबसे पहले वांगो को मार दो और जो वांग फैमिली उसके साथ एक जंग को छोड़ दो। अगर तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें 1000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और दूसरा मिशन ये होता है कि तुम वांगो को अकेला छोड़ दो और उसके सामने घुटने टेक कर जिंदगी की भीख मांगो, इससे तुम्हें 3000 पॉइंट्स अवार्ड में दिए जाएंगे। लेकिन हमारा शाओ तो काफी गुस्सा हो गया होता है। सिस्टम से कहता है कि मैं पहले नंबर वाले मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद शाओ काफी तेजी के साथ वो की गर्दन को पकड़ लेता है, उसे वहीं पर तोड़कर वो को जान से मार देता है। ये देखने के बाद वांग फैमिली के दोनों एल्डर्स को काफी गुस्सा हो जाता है और अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए शाओ से कहते हैं कि तुम कमी ने कही कि तुमने हमारे यंग मास्टर को मार डाला। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिस्टम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम हमारे शाओ से कहता है कि क्या तुम एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट इस टेक्निक को सीखना चाहते हो। अगर तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हें 1 पॉइंट ही देने की जरूरत है। ये सुनने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि मैं अभी काफी गुस्से में हूँ, इसीलिए जल्दी से मुझे उस टेक्निक को सिखा दो। ये सुनने के बाद सिस्टम उसे एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट टेक्निक को सिखा देता है। फिर हमें बाहर वांग फैमिली के उन्हें दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे शाओ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तभी शाओ सिस्टम से बाहर आकर अपनी उसी एंगर फ्लेम इन योर हार्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और उसी ऑरा के प्रेशर से वो दोनों एल्डर खिसकते हुए पीछे जाने लगते हैं। ये देखने के बाद वो दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है और हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है। उसी टेक्निक के फ्लेम ने उसे चारों तरफ से घेर रखा होता है, जिसकी वजह से वो काफी खतरनाक लग रहा होता है। टेक्निक के बारे में बताया जाता है एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट्स। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे दिल के अंदर जितना भी गुस्सा है वो टेक्निक उसे जलाकर तुम्हारी पावर में कन्वर्ट कर देती है। तुम जितना ज्यादा गुस्सा होगे तुम उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उन दोनों एल्डर्स के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है। शाओ को अपनी तरफ आता देख वो दोनों एल्डर माइंड टू माइंड बात करते हुए कहते हैं कि ये जो लड़का है वो अनयूजुअल है, इससे लड़ने के लिए हमें हमारी पावर को हाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस लड़के को मार डालना होगा। इतना कहने के बाद वो दोनों एल्डर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओ के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शाओ उनके हमले को चीरते हुए उनके काफी करीब आकर उनमें से एक एल्डर को अपना एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उस एल्डर की हालत खराब हो जाती है। तभी शाओ पीछे मुड़ते हुए उस दूसरे एल्डर को अपने लात मार देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर उड़ते हुए पीछे जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। फिर शाओ उस दूसरे एल्डर के गले को पकड़कर काफी गुस्से में उसे उस पहले वाले एल्डर के ऊपर फेंक देता है और काफी गुस्से में चिल्लाकर अपने सारे पावर को अनलिश करता है, जिसकी वजह से उसके जो कपड़े हैं वो भी फट जाते हैं। शाओ की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद वो दोनों एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें से पहले वाले एल्डर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये लड़का तो सिर्फ वॉरियर के 3रे लेवल पर है। और दूसरा एल्डर कहता है कि स्पेशली उसकी स्पीड तो एक मॉन्स्टर की तरह है। तभी हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ चुका होता है, उन्हें एक मुक्का मारते हुए हवा में उड़ा देता है। फिर शाओ अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उस एनर्जी से एक बहुत बड़ा एनर्जी का बॉल बनाकर उन दोनों एल्डर्स के ऊपर हमला कर देता है। इतने बड़े एनर्जी बॉल को अपनी तरफ आता देख वो दोनों एल्डर्स काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा काम हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी बॉल सीधा आकर उन दोनों से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका हटने के बाद हमें उन्हें दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है। इतने बड़े हमले की वजह से वो दोनों एल्डर्स मरे नहीं होते, लेकिन वहीं पर बेहोश होकर गिर गए होते हैं। तभी हमें शाओ को दिखाया जाता है इतनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और वो वहीं पर नीचे गिरने लगता है। ये देखने के बाद किंग काफी डर जाती है और डार्लिंग डार्लिंग कहकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर सिस्टम हमारे शाओ से कहता है कि बच्चे ये एंगर फ्लेम्स इन योर हार्ट जो टेक्निक है उसका बैकलैश है। फिर किंग हमारे शाओ से कहते हैं कि डार्लिंग क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद शाओ उठते हुए किंग से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर किंग हमारे शाओ से कहते हैं कि डार्लिंग तुमने वैंगो को मार डाला और जो एल्डर्स है वैंग फैमिली के उन्हें काफी ज्यादा इंजर कर दिया, अब आगे क्या होगा। ये सुनने के बाद शाओ उसके गाल खींचते हुए
उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर शाओ अपने मन में कहता है कि जो वैंग फैमिली है उसने मेरी मदर को मार डाला, लगता है कि इसके बारे में मुझे फादर से बात करनी होगी। फिर शाओ वहां से खड़े होते हुए किंग से कहता है कि सबसे पहले हमें ए फैमिली में वापस जाना होगा। फिर वो पीछे मुड़ते हुए जो वैंगू की मेट्स होती है उनसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुनने के बाद वो सारी मेट्स काफी डर जाती है और डरते हुए शाओ से कहते हैं कि हाँ यंग मास्टर, हम आप के साथ चलेंगे। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें शाओ के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ अपने कमरे में बैठकर अपने स्टोरेज रिंग में से कुछ मेडिसिन और कुछ पिल्स को निकालकर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखने के बाद सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें जो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो वो काफी फ्लो कर रहे हो, अगर तुम मुझे 500 पॉइंट्स देते हो तो मैं तुम्हें सबसे अच्छी हीलिंग टेक्निक दे दूंगा। ये सुनने के बाद शाओ काफी गुस्सा हो जाता है और सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम मेरे पॉइंट से दोबारा हेरा फेरी करने की कोशिश भी मत करना। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें ए फैमिली के मेन रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर हमारे लीडर से कहता है कि एवू जी, मेरा जो बेटा एफी उसे मार दिया गया और मेरा जो स्टूडेंट है एवान उसको गंजा कर दिया। तुम्हें मेरे लिए और ये जो पूरी ए फैमिली उसकी खातिर इसका कुछ न कुछ करना ही होगा। और ए फैमिली का बिग एल्डर ए मैंग होता है। ये सुनने के बाद लीडर उसे कहते हैं कि क्या इसका ख्याल रखूं? आखिर में इसका ख्याल क्यों रखूं? तुम्हारे बेटे एफी ने पूरे 5 सालों तक मेरे बेटे शाओ के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारे बेटे ने ये सब मेरे बेटे के साथ किया, इसके लिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहा और अभी तुम मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो कि ये सब मेरे बेटे ने किया है। ये सुनने के बाद वो एल्डर हंसते हुए लीडर से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मेरे बेटे ने 5 सालों तक तुम्हारे बेटे के साथ खिलवाड़ किया है? ये सुनने के बाद वो लीडर काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें कैसा एविडेंस चाहिए? ए मैंग तुम्हारा बेटा उसी के कारनामों की वजह से मारा गया है। ये सुनने के बाद ए मैंग हमारे लीडर से कहता है कि क्या तुम इतने लंबे समय के बाद पैट्रियार्क रहने के बाद भी ए फैमिली के जो रूल्स है उसे भूल गए हो? और तुम ये जानती हो कि ए फैमिली के किसी भी फेलो मेंबर को मारना एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये फैमिली के रूल्स के हिसाब से उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसके जो शरीर है उसके कुछ पार्ट्स को निकालकर उसे वाटर केज के अंदर डाल दिया जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं रूल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पर बुलाऊं? ये सुनने के बाद लीडर काफी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि अब तुम मुझे ये मत बताना कि रूल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। तभी हमें वहाँ पर ए फैमिली के सेकंड एल्डर ए हुई को दिखाया जाता है, जो कि ये सब देखते हुए काफी खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर वही नौकर चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि बहुत बुरी खबर है, पैट्रिक इस बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। उसे इतना हड़बड़ाता हुआ देखकर पैट्रिक उसे कहते कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें इतना हिला कर रख दिया है? क्या यहाँ पर बड़े बेटे से मर्डर से भी कोई बड़ी समस्या है? ये सुनने के बाद वो आदमी पैट्रिक के सामने झुकते हुए उसे कहता है कि पैट्रिक शाओ है। ये सुनने के बाद पैट्रिक काफी डर जाते हैं, उससे कहते हैं कि आखिर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? ये सुनने के बाद वो आदमी कांपते हुए पैट्रिक से कहता है कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो यंग मास्टर शाओ है उसने सिटी के अंदर वैंगू को मार दिया। यंग मास्टर ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने वैंग फैमिली के जो इन यंग एंडल्स है उन्हें भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। फिलहाल जो वैंग फैमिली के लोग हैं पहले ही हमारे सामने वाले गेट पर आ चुके हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शाओ ने ये सब किया, ये इम्पॉसिबल है। फिर पैट्रिक कहते हैं कि मैं ये मान सकता हूँ कि जो वैंगू है उसे मेरा बेटा आसानी से मार सकता है, लेकिन जो यंग एल्डर है वो क्यूआई के लेवल 5 पर है, तो फिर आखिर मेरा बेटा उन्हें हार्म कैसे कर सकता है? और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इसका पूरा का पूरा ब्लेम मेरे बेटे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है? फिर वो नौकर हमारे पैट्रिक से कहता है कि आपको सबसे पहले बाहर जाकर उन्हें देखना चाहिए। जो वैंग फैमिली है वो काफी गुस्से में यहाँ पर आए हैं, उनसे निपटना आसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद पैट्रिक कहते हैं कि चलो मेरे पीछे आ जाओ, हम सब उनसे मिलने जाएंगे। उस नौकर की ये सारी बातें सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर है ए मैंग वो अपने मन में कहते हैं कि क्या सच में शाओ ने क्यूआई के 5th स्टेज वाले आदमियों को हराया? 5 सालों तक एक डीमन उसके अंदर से ब्लड को सोख रहा है, फिर भी वो अचानक से इतना जीनियस कैसे बन गया? फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो शाओ है वो एक डीमन बन चुका है? हाँ, यही सिर्फ एक वजह हो सकती है उसे इतना जल्दी जीनियस बनने के पीछे। जो हेवन है वो भी मेरी मदद कर रहा है। शाओ एक डीमन बन चुका है, उसने एक फैमिली मेंबर को भी मारा है और साथ ही में वैंग फैमिली को भी ऑफेंड कर दिया है। सच में वो मरने के काबिल है। और एओ जी, तुम एक बूढ़े कुत्ते हो, अब समय आ चुका है कि तुम अपनी पैट्रिक की कुर्सी को छोड़ दो। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें ए फैमिली के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वैंग फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। तभी हमारे पैट्रिक वहाँ पर हंसते हुए आते हैं और उनमें से एक वैंग फैमिली के मेंबर से कहते हैं कि ओल्ड वैंग, तुम लोग यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद वैंग शेंग एक जोरदार रोर लगाते हुए हमारे लीडर से कहते हैं कि ऊजी, तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है। वे देखकर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हारी ही आवाज ऊंची है? ये कहने के बाद हमारे भी लीडर जोर से चिल्लाते हैं। उनकी चिल्लाने की वजह से जो वो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। फिर उशान लीडर
से कहता है कि ऊजी इस तरह से सड़कों पर एक दूसरे पर चिल्लाना हमारे स्टेटस में फिट नहीं बैठता। मैं सिर्फ आज यहाँ पर एक ही काम के लिए आया हूँ, जल्दी से शाओ को हमें दे दो और वैंग फैमिली जो कुछ भी कह रही है उसे शांति से सुनने के लिए कहो। ये सुनने के बाद हमारा लीडर उसे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग किसी दरवाजे के अंदर फंस कर कुछ लगाया था या फिर उसे गधे ने लात मारी थी? तुम मुझे शाओ को सौंपने के लिए कहोगे और मैं तुम्हें उसे सौंप भी दूंगा। आखिर तुम अपने आप को क्या सोचते हो? ये सुनने के बाद ऊशन अपने पास से उसी टोकन को निकाल कर हमारे लीडर को देता है। उस टोकन को देखने के बाद हमारे लीडर काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहते हैं कि ये तो मेयर का टोकन है। फिर ऊशन आगे कहता है कि तुम्हारे बेटे शाओ ने रास्ते के बीचों बीच में मेरे बेटे वेंगू को मार डाला और हमारी फैमिली के जो 2 एल्डर्स है उन्हें भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड किया। लिंगवन सिटी के लॉ के हिसाब से उसे उसकी स्किन छीलने और हड्डी को तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए। ऊशन की ये सारी बातें सुनने के बाद ए फैमिली के जो बाकी के एल्डर्स है वो हमारे लीडर के हालत को देखकर उसके ऊपर काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं। फिर ग्रेट एल्डर ए वेंग आगे आते हुए कहता है कि मेयर वेंग ये सब हमारे ए फैमिली का फॉल्ट है। अगर आप पहले मेरे साथ आए तो कैसा रहेगा? हम दोनों रुतबे वाले लोग हैं, हमारे लिए हर किसी के सामने बहस करना एक तरह से शर्मनाक है। ये कहने के बाद ए वेंग हमारे लीडर से कहता है कि लीडर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद लीडर तो काफी गुस्सा हो गए होते हैं, लेकिन लीडर अपने गुस्से को दबाते हुए उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ये मैंग इसने डिटरमाइन कर लिया है कि वो मेरे बेटे को हार्म जरूर करेगा। और शाओ मैंने तुम्हें फैमिली के अंदर कुछ भी करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें बाहर गड़बड़ करने के लिए नहीं कहा था। लीडर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी ऊशन उन्हें धक्का देते हुए आगे जाने लगता है और उसे कहता है कि चलो अंदर चलते हैं ए फैमिली के लीडर। फिर हमें 15 मिनट का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ए फैमिली के लोगों ने वैंग फैमिली को अपने मेन हॉल के अंदर बिठाया होता है। तभी ऊशन हमारे लीडर से कहता है कि आगे शाओ कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? ये सुनने के बाद ए वेंग ऊशन से कहता है कि मैंने पहले उसे लाने के लिए नौकरों को भेज दिया है, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुकिए। ये सुनने के बाद हमारे लीडर काफी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उसे कहते हैं कि ओल्डेस्ट एल्डर तुमने काफी अच्छा काम किया। ये सुनने के बाद ए वेंग मुस्कुराते हुए लीडर से कहता है कि आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लीडर। और साथ ही में लीडर अपने मन में कहते हैं कि सन थोड़ा जल्दी सोचो, जब तक तुम इस टाइम से बच निकलने का मैनेज करते हो तो फिर मेरे पास इस इश्यू से निपटने का एक तरीका होगा। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ शाओ को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जा रहे होते हैं। उन लोगों को अपनी तरफ आता देख शाओ जैसे ही महसूस करता है वैसे अपनी कल्टीवेशन को रोक लेता है। तभी उन नौकरों में से एक आदमी शाओ के दरवाजे को लात मारते हुए अंदर आ जाता है और शाओ से कहता है कि शाओ जल्दी करो और मेन हॉल तक हमारा पीछा करो। उसे इस तरह से अंदर आता देख शाओ काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा? ये सुनने के बाद वो आदमी काफी एटीट्यूड में शाओ से कहता है कि शाओ तुमने वैंग फैमिली के वेंगू को मार डाला और जो वैंग फैमिली के लीडर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम एविडेंटली हमें फॉलो करो। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद सिस्टम हमारे शाओ से कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा ही बड़ी होती जा रही है। ये सुनने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे निपट लूंगा। इतना कहने के बाद शाओ अपने स्टोरेज रिंग में से रिन की टिकिया से धुले हुए कपड़े निकालकर उसे पहन लेता है और उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि चलो चलते हैं। इतना कहने के बाद शाओ उन लोगों की काफी बुरी तरह से पिटाई कर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ जैसे उस दरवाजे को खोलकर अंदर आता है वैसे हमारे लीडर काफी डर जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि अरे बेवकूफ तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए था। लेकिन हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी एटीट्यूड में लीडर के पास आकर उनसे कहता है कि फादर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। शाओ को देखने के बाद ऊशन चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला, आज मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारे पास अपने बारे में कहने के लिए कुछ है? ये सुनने के बाद शाओ मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि हाँ मेरे पास कुछ बोलने के लिए है और चिल्लाते हुए उसे कहता है कि वांगू के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे डिजर्व करता था। ये सुनने के बाद एमेंग चिल्लाते हुए शाओ से कहता है कि शाओ तुमने सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर को मार डाला, फिर तुमने मेरे के बेटे का मर्डर कर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हें अभी भी अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं हो रहा? आखिर हमने तुम्हारे जैसे एक आदमी को ए फैमिली में शामिल कैसे होने दिया? ये सुनने के बाद जो लीडर है वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और एमेंग से कुछ कहने वाले होते हैं। तभी शाओ एमेंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम झूठे कहे कि तुम्हारा जो सन था एफे उसने 5 सालों तक मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने उसे मार डालकर बिल्कुल सही किया। और जहाँ तक बात रही हैवानियत की तो मैं तुमसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? फिर शाओ ऊशन से कहता है कि और जहाँ तक बात रही तुम्हारे बेटे की, उसने सिर्फ मुझे पूरे भीड़ के सामने ह्यूमिलेट नहीं किया बल्कि उसने मेरी मरी हुई माँ की भी इंसल्ट की। उसने ये सब मेरे साथ किया इसलिए मैंने उसे मार डाला, तो इसमें क्या गलत किया? ये सुनने के बाद लीडर ऊशन से कहता है कि ऊशन तुमने क्या ये सुना? तुम्हारे बेटे ने मेरी मरी हुई वाइफ की इंसल्ट की, तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले मेरी मरी हुई वाइफ की इंसल्ट की और जहाँ तक बात रही मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को मार डाला। जो कुछ भी मेरे बेटे ने किया वो बिल्कुल सही किया।
किया और लिंगियोन सिटी के लॉस के हिसाब से जो कुछ भी मेरे बेटे ने किया वो बिल्कुल सही किया, इसीलिए उसे तुम सजा नहीं दे सकते। तभी पीछे से एमेंग हमारे शाओ से कहता है कि चलो अभी इस मामले पर बात नहीं करते, लेकिन तुम 5 सालों से कल्टीवेट नहीं कर सकते थे तो फिर तुमने अचानक से मेरे बेटे एफे को मार डाला और वैंग फैमिली के जो 2 एल्डर्स है उन्हें काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। और अचानक से तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुमने डीमंस के साथ हाथ मिला लिया है और तुम भी एक डीमन बन चुके हो। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन हमारा शाओ मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि मैंने डीमंस के साथ हाथ मिला लिया है और मैं भी एक डीमन बन चुका हूँ। आखिर मैंने ये सब किया है, इसका आपके पास क्या एविडेंस है? ये सुनने के बाद एमेंग वांग शेंग से कहता है कि मेयर अब समय आ चुका है कि आप वैंग फैमिली का जो मॉन्स्टर रिवीलिंग मिरर है उसका इस्तेमाल करें। ये सुनने के बाद लीडर काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए एमेंग से कहते हैं कि मॉन्स्टर रिवीलिंग मिरर इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी हमारे ए फैमिली के मेंबर के ऊपर, वो भी हमारे रेसिडेंस के अंदर। आखिर तुमने हमारी रेपुटेशन को कहां पर रख दी? ये सुनने के बाद एमेंग लीडर से कहता है कि ये सब हमारे ए फैमिली के लिए है। ये सुनने के बाद हमारा शाओ नाक में उंगली डालते हुए एमेंग से कहता है कि ये तो सिर्फ मॉन्स्टर रिवीलिंग मिरर है ना, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं डीमन नहीं बनता तो क्या होगा? ये सुनने के बाद एमेंग मुस्कुराते हुए शाओ से कहता है कि अगर तुम डीमन नहीं बनते तो ये काफी अच्छी बात है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि इस सिचुएशन में भी तुम काफी जिद्दी बने हुए हो। अगर तुम डीमन नहीं बने हो तो तुमने वॉरियर के लेवल 3 वाली पावर के साथ क्यूआई के 5th लेवल वाले पर्सन को कैसे डिफीट किया? ये सुनने के बाद वैंग शेंग चिल्लाते हुए शाओ से कहता है कि अगर तुम डीमन नहीं बनते तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे हम सेटल कर देंगे। ये सुनने के बाद लीडर माइंड टू माइंड बात करते हुए शाओ की चिंता करने लगते हैं। ये देखने के बाद शाओ उनसे कहता है कि आप चिंता मत करिए। ये सुनने के बाद लीडर वैंग शेंग से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उस मिरर का इस्तेमाल इसके ऊपर कर सकते हो। इतना कहने के बाद वैंग शेंग अपने ऊपर जो मिरर लगा होता है उसे एक्टिवेट करके उसके अंदर से जो गोल्डन लाइट है वो हमारे शाओ के ऊपर डाल देता है। वो गोल्डन लाइट जैसे हमारे शाओ के ऊपर पड़ती है वैसे ही शाओ उस गोल्डन लाइट से थोड़ी तकलीफ हो रही है ऐसा दिखाने लगता है, लेकिन तभी शाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि जो गोल्डन लाइट है वो बहुत अच्छी लग रही है। उसे डीमन में ना कन्वर्ट होता देख वहाँ पर के जो वैंग फैमिली के मेंबर होते हैं वो काफी हैरान हो गए होते हैं और साथ ही में हमारे जो ए फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो भी काफी हैरान हो गए होते हैं और एमेंग अपने मन में कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। उनकी ऐसे हालत देखने के बाद हमारे लीडर काफी खुश हो जाते हैं और हंसते हुए वैंग शेंग से कहते हैं कि वैंग शेंग मेरा बेटा कभी भी डीमन नहीं बनेगा, जो कि मेरा बेटा एक डीमन नहीं बना और जो मैटर है वो भी सेटल हो गया। तो तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सुनने के बाद वैंग फैमिली का एक मेंबर काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इस लड़के ने डिमोनिक प्रेजेंस को छुपाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। ये सुनने के बाद शाओ और लीडर काफी हैरान हो जाते हैं। इतना कहने के बाद वो लड़का काफी तेजी के साथ हमारे शाओ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम कहते हो कि तुम डीमन नहीं हो तो फिर मैं इसे खुद ही टेस्ट कर लूंगा। उस लड़के को हमारे शाओ के ऊपर हमला करता देखो उसे मुस्कुराते हुए शाओ से कहता है कि ये तो सिर्फ क्यूआई के लेवल 1 पर है, तुम अपनी स्वॉर्ड डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी आसानी से हरा सकते हो। ये सुनने के बाद शाओ काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा तुम थोड़े से तो पावरफुल होगे। इतना कहने के बाद शाओ अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस वैंग फैमिली के मेंबर के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वो वैंग फैमिली का मेंबर उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखने के बाद वहाँ पर के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और एमेंग अपने मन में कहता है कि इतनी स्केरी पावर आखिर इसको कैसी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। और वैंग शेंग अपने मन में कहता है कि वॉरियर के 3rd लेवल वाले आदमी ने क्यूआई रिलम के पावर का इस्तेमाल किया, ये जो टेक्निक है वो एटलीस्ट 1 लेवल की तो होगी और मैं अभी तक ये बिलीव नहीं कर पाया कि ए फैमिली के पास इतनी ज्यादा पावर है। और लीडर अपने मन में कहती है कि बहुत अच्छे, तुम्हारे पास एक 1 लेवल की टेक्निक है। फिर हमें उसी वैंग फैमिली के बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी काफी तेजी के साथ शाओ वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपनी सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करने लगता है, उसे चाटों पे चाटे मारने लगता है और फाइनली उसके गले के ऊपर एक मुक्का मारता है। ये देखने के बाद जो वैंग शेंग है वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए शाओ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी वैंग शेंग के सामने अपने लीडर आकर अपने ऑरा को अपेयर करते हुए उससे कहते हैं कि वैंग जुशान तुम उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हो, क्या तुमने ये सब करने से पहले मुझसे पूछा? हमारे लीडर की पावर देखने के बाद वैंग फैमिली के मेंबर्स और जो ए फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो जाओ हाउ की लेवल 1 पर है। और वैंग शेंग अपने मन में कहता है कि ये बूढ़ा आदमी कब का इतने हाई स्टेज पर पहुंच चुका है। तभी हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आकर उस वैंग फैमिली के मेंबर के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आखिर तुम किस तरफ देख रहे हो। फिर शाओ उस लड़के को पकड़कर उस मेन हॉल से बाहर फेंक देता है। फिर हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में वैंग शेंग से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और हमें इसी इमेज के द्वारा पता
पता चलता है कि जो हमारे लीडर है वो जो वैंग शेंग है उनके पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है। ये सुनने के बाद वैंग शेंग कुछ भी नहीं करता, अपने गुस्से को दबाते हुए वहां से चला जाता है। वैंग शेंग वहां से जाने के बाद हमारे लीडर एमेंग से कहता है कि मेरा बेटा डेमन नहीं बना, तुम तो काफी डिसअपॉइंट हो गए होगे ना। ये सुनने के बाद एमेंग हमारे लीडर से कहता है कि इम्प्रेसिव, वो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, वो एक प्रोडिजी है। इतना कहने के बाद वो लोग भी हमारे लीडर को ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के वहां से जाने के बाद लीडर हमारे शाओ के पास आकर उसे कहते हैं कि क्या तुम सचमुच एक डेमन नहीं बने। ये सुनने के बाद शाओ उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद लीडर शाओ से कहता है कि ये अच्छी बात है। फिर शाओ लीडर से कहता है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आखिर मेरी मदर कैसे मरी थी। ये सुनने के बाद लीडर शाओ से कहते हैं कि वो सब मेरी गलती थी, अगर मैं समय पर वहां पर पहुंच जाता तो वो डेमन लैंड में कभी भी नहीं मरती। फिर शाओ लीडर से कहता है कि डैड, मैंने वांगवो को सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने लड़ाई के लिए कहा था। ये सुनने के बाद लीडर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर शाओ गहरी सी सांस छोड़ते हुए रोने लगता है। रोते हुए लीडर से कहता है कि वांगवो ने कहा था कि उस साल मेरी मदर को वन फैमिली के किसी पर्सन ने मार डाला था। ये सुनने के बाद लीडर काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी शाओ उनसे कहता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। डैड, अब समय आ चुका है कि आप मुझे सब कुछ बताए। ये सुनने के बाद लीडर अपने मन में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा जो बेटा है वो काफी बड़ा हो गया है। फिर वो शाओ से कहते हैं कि सन, उस दिन क्या हुआ था मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें वैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैंग शेंग और उसका बेटा एक जगह पर बैठकर चाय पी रहे होते। फिर वैंग शेंग उसके बेटे से कहता है कि ये आखिर तुम शाओ के बारे में क्या सोचते हो। ये सुनने के बाद वैंग शेंग से कहता है कि पिताजी, शाओ ने वॉरियर लेवल पर होने के बावजूद इंडियन एल्डर को हराया, तो उसके पास सच में पावरफुल टेक्निक्स होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक इनसिग्निफिकेंट है, जबकि मैं वांगी इस दुनिया को डोमिनेट करने वाला पर्सन हूँ। और 3 महीने बाद जो गॉड्स टेम्पल है वो एडमिशन को चालू करने वाला है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं उसमें जरूर शामिल हो जाऊंगा। फिर यही वो समय होगा जब हम वैंग फैमिली, जो कि ए फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनने के बाद वैंग शेंग काफी खुश हो जाता है। उसे कहता है कि अच्छी बात है, तो हम उन्हें 3 महीने का समय देंगे। फिर कुछ समय बाद हमें ए फैमिली के किंग युआन रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग वन अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते। तभी वो अपनी आंखें खोलकर अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेती है। ब्रेक थ्रू करने के बाद किंग वन काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मैं ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रही और मैं क्यूआई के लेवल 4 पर पहुंच चुकी हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने कपड़ों को पहन लेती है और अपने मन में कहती है कि 1 महीने बाद जो फैमिली कंपटीशन होने वाला है उससे पहले मैं क्यूआई के 5th लेवल पर पहुंच जाऊंगी। क्यूआई के 5th लेवल पर पहुंचने के बाद मैं एजुई को काफी आसानी से हरा सकती हूँ। तब मैं किंग युआन गॉड्स टेम्पल की एक स्टूडेंट बन जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।